नमस्कार दोस्तों, जीके विद जीत सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हमने अक्षांश देशांतर पढ़ा, बाकी हमने पढ़ा इनका काल जो है, कालखंड क्या रहा, ये कब का है, उत्पत्ति इनकी कब की है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम राजस्थान में जो आकृति दिखाई देती है, स्थल आकृति, उसकी बात करते हैं। तो हमें कहीं मरुस्थल दिखाई देता है, कहीं पहाड़ी दिखाई देती है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं पठारी भाग है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान को आकृति को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मरुस्थल भी है, अरावली है। तो हम बात करते हैं मरुस्थलीय भाग कितना है राजस्थान में, अरावली का भाग कितना है, मैदानी भाग कितना है, हाड़ौती का भाग कितना है, या हाड़ौती पठार का भाग कितना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाता है, और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ये कंफ्यूज क्यों करता है, इसके भी मैं आगे कारण बताऊंगा। देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थल जो है वो कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। अगर थार के मरुस्थल की बात की जाए, थार के मरुस्थल की बात की जाए तो थार का मरुस्थल का 15% हिस्सा तो पाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में। और थार के 85% भाग जो है मरुस्थल का वो अपने भारत में है। कहाँ है दोस्तों, भारत में है। तो हम बात करते हैं, कई बार ये होता है थार का मरुस्थल भारत में कितना है, तो भारत में 85% है। अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ पे राज्य 4 आते हैं दोस्तों। पहला अगर ऊपर से भी देख लें तो पंजाब, फिर हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद में गुजरात। इन 4 राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि भारत के 85% जो भाग है मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का, उसका ये 61.11% नहीं है, उसका 62% राजस्थान में है, और यहां पे 61.11% है। तो पूरे मरुस्थल का, जैसे इनके हिस्से की बात करें तो इनके हिस्से में 85% का 62% जो भाग है वो राजस्थान का है। परीक्षा में प्रश्न आता है, भारत में थार के मरुस्थल का राजस्थान का हिस्सा क्या है, कितना हिस्सा है, 62%। थार के मरुस्थल का कुल कितना हिस्सा है, 85%। 15% हमने पाकिस्तान की बात की। अब ये जो क्षेत्रफल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये किसके संदर्भ में है, राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा, तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। किनका है, राजस्थान के क्षेत्र का प्रतिशत। तो हम देखते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल का मरुस्थल जो है वो 61.11% है, यानी 61.11%। सेकंड, राजस्थान के बीचों बीच में अरावली पर्वतमाला आती है, वो 9% भाग पर आती है, उसका क्षेत्रफल 9% है। किसके मुकाबले, राजस्थान के क्षेत्र के मुकाबले। पूर्वी मैदान, अरावली के उधर के हिस्से की बात करें तो 23% क्षेत्रफल आता है, और हाड़ौती के पठार की बात करें तो 6.89% उसका क्षेत्रफल आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर ये टोटल अगर जोड़ा जाए तो इनको कितना परसेंट हो गया, ये 100% हो गया। राजस्थान के क्षेत्रफल के 100% को हमने टुकड़ों में बांट दिया। तो हम अब देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी आकृति है, भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो हमें पता चलता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है वो मरुस्थलीय भाग है, उसके बाद में भाग आता है मैदानी भाग का, उसके बाद में अरावली है, और उसके बाद में हाड़ौती का पठार है। ये क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाता है। अब क्या बात करते हैं, आगे देखते हैं। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या में क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो निवास करती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों। किस क्षेत्र में निवास करती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद में भाग आता है वो मैदानी भाग का आता है, और मैदानी भाग में 39% दोस्तों जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में हाड़ौती पठार की बात करें, वहां पे 11% जनसंख्या निवास करती है, और अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो
औसत कहाँ का सबसे ज्यादा रहेगा? तो हमें पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो कहाँ रहती है, मैदानी भागों में बसती है। आगे देखिएगा, जिलों की बात करें कि मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है, तो मरुस्थल 12 जिलों में फैला हुआ है। अरावली कितनों में है, तो मुख्य तो 7 जिलों में है, बाकी 13 जिला इसमें सम्मिलित है। मैदानी भाग 10 जिलों में है। हाड़ौती का पठार जो है, पठारी भाग जो है वो 7 जिलों में आता है। अगर आगे बात की जाए यहाँ की मिट्टी क्या है, मरुस्थल में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। अरावली में कौन सी, पर्वतीय या वनीय मिट्टी बोलते हैं उसको। मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ये हम कह सकते हैं दोमट मिट्टी जो है यहाँ की प्रमुख मिट्टी होती है। और हाड़ौती की काली या रेगुर मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी दोस्तों, कपासी है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती अच्छी होती, कपास के लिए ये मिट्टी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु देखिए दोस्तों, जलवायु की बात करें तो मरुस्थल में जलवायु है शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मतलब यहाँ में हवा, पानी जो है, पानी की मात्रा जो हवा में है वो बहुत कम होती है, और होती भी है तो बहुत कम होती है। इसमें कुछ गुंजाइश होती है, इसमें पानी की मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती है, इसमें हवा में पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होती है, इसे अति आर्द्र इसको कहा गया है। तो जलवायु की बात करें तो जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु किसकी है, मरुस्थलीय भागों की, जिसमें हम निवास कर रहे हैं। अभी हमारा क्षेत्र जो नागौर का जो क्षेत्र है, वो अरावली पर्वतमाला जो से हम बात करें, उनकी जो जलवायु है वो उपाद्र टाइप की होती है। पूर्वी मैदानों की आर्द्र होती है। हाड़ौती के दक्षिण, जो हाड़ौती या दक्षिण के पठारों की जो जलवायु है वो अति आर्द्र होती है। आगे देखिए, मरुस्थल की बात करते हैं। पहली जो भौतिक आकृति है मरुस्थल है। मरुस्थल की बात करें, राजस्थान के नक्शे को देख करके हमें पता चलता है कि मध्य में जो अरावली पर्वतमाला की इधर का जो पूरा भाग है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सारा ये जिले आते हैं। हमने पढ़ा है कि 12 जिले होते हैं। तो ये मरुस्थल जो है इसको थार का मरुस्थल कहते हैं, हमने अभी पढ़ लिया है। अब इसको देखिएगा, अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, ये मैदान जिसको पूर्वी के मैदान कहा, अभी ये पठारी भाग हो गया। अब देखिएगा, सबसे बड़ी जो बात आती है, इसको कहा क्या जाए। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सी दिशा है, उत्तर, सॉरी ये इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है। तो इसको हम सेंट्रलाइज करें यहाँ पे, तो ये इसकी जो स्थिति होगी इस मरुस्थल की, वो होगी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहलाएगा, इसको उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल भी कह सकते हैं राजस्थान की दृष्टि से। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसका निर्माण काल क्या रहा। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, इसका निर्माण काल टर्सरी प्लीस्टोसीन काल इसका निर्माण काल है। और विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा, मैं विस्तार में थोड़ा सा आपको यही बता देता हूं कि इसका विस्तार कैसे है। देखिएगा, इसकी अगर हम देखे जाए इस तरीके से, और यहां से यहां तक की दूरी देखी जाए तो ये 640 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि मरुस्थल जो है वो 640 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। और इस प्रकार से अगर चौड़ाई की बात करें तो वो 300 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। कितने किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। अब इस क्षेत्र की ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचा भी तो होता है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है इस मरुस्थलीय भाग की, वो है 200 से 300 मीटर, न कि आपकी है किलोमीटर। ऊंचाई हम मीटर में है। यहाँ पे आपने चोटियां भी पढ़ोगे तब आपको मीटर बताई जाएगी, किलोमीटर में नहीं बताएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका फैलाव क्या है, कि भाई चौड़ा कितना है, 300 किलोमीटर है। लंबा कितना है, लंबा 640 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। अब देखिएगा दोस्तों, सामने हमारे सामने एक बात आती है कि इसकी ढलान क्या है, मरुस्थलीय भाग की ढलान क्या है। तो ढलान की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से राजस्थान में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। यहां से एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। और यहां से आपने देखा होगा कि नहर भी है, और वो प्राकृतिक ढलान के अनुसार है, न कि लिफ्ट के अनुसार है, इंदिरा गांधी नहर जिसको कहते हैं। तो हम कुल मिलाकर के इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसके ढलान जो है इस ओर है, इसके ढलान इस ओर है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के भी। तो इसको हम एक छोटे से नक्शे से हम यूं करें, यहां उत्तर है, यहां पूर्व है, यहां
दक्षिण है और यहाँ पश्चिम है। तो इसकी ढलान कैसे है दोस्तों? अब देखिएगा, इसकी ढलान जो है वो इस तरीके से है। तो इधर की दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व से किधर की ओर जा रही है? दक्षिण पश्चिम। तो इसकी ढलान पूछ रहे, मरुस्थल की ढलान किस ओर है, तो हमें सीधा सीधा उत्तर देना है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब बात करते हैं, ये तो हमने इसकी बात कर ली, अब बात कर लें कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला, मैदानी भाग, पठारी भाग, ये दोनों हम इसको पार्ट का नाम दे देते हैं। इसको ए पार्ट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। ए पार्ट में हमारा मरुस्थल आता है। मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटने के लिए एक हमारे पास विकल्प है, भूगोलवेताओं के पास विकल्प था। उन्होंने कहा कि राजस्थान का वो क्षेत्र जहां से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को अलग कर लिया जाए और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के क्षेत्र को अलग कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो सीमा रेखा जो मैंने डॉट डॉट करके बताई है, ये वर्षा रेखा है और यहां पर जो वर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेमी है। यानी यहां पे जो वर्षा होती है औसतन वो 0.25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है और यहां से 25 से अरावली के यहां तक 50 सेंटीमीटर। तो पूरा मरुस्थल में जो औसत आया अपना कि 50 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो 25 से जो 25 की जो लाइन है उससे हमने डिवाइड कर दिया। इसको हमने कहा वर्षा कम है, बिल्कुल कम के ना के बराबर है, शुष्क रहता है हर दिन, तो इसको कह दिया हमने शुष्क मरुस्थल। क्या कहा दोस्तों? शुष्क मरुस्थल। इसमें इससे थोड़ी ज्यादा वर्षा होती है इस क्षेत्र में, इसकी बात करें इसमें थोड़ी ज्यादा वर्षा होती है 25 से 50 के बीच में, इसलिए थोड़ा यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो हमने मरुस्थल को दो भागों में बांट लिया और वो बांटने वाली रेखा जो है वर्षा रेखा है, वो कौन सी वर्षा रेखा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब आगे देखिए दोस्तों, शुष्क मरुस्थल। देखिए मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अभी नक्शे में देखा आपने, शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम करती है। अब शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहां मरुस्थल लिख दूं, मरुस्थल, और ये भी मरुस्थल। अब बात करते हैं कि शुष्क मरुस्थल को पढ़ने से पहले हमें पढ़ने की विस्तार से पढ़ने के लिए इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। और दो भागों में बांटने के लिए हमारे सामने ऑप्शन आता है कि एक तो हम बालू का स्तूपों के आधार पर बांट रहे हैं या किसके आधार पर बांटे, तो भूगोलवेताओं ने बालू का स्तूपों के आधार पर बांटा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बालू का स्तूप के बारे में बता देता हूँ। हमारी मारवाड़ी में हम इसको रेत के धोरे कहते हैं। बालू का स्तूप, बालू मिट्टी के बने स्तूप, स्तूप का मतलब रेत के धोरे। अभी बालू का स्तूप बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं सबको पता है। ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? जब हवा द्वारा मिट्टी लाई जाती है और मिट्टी एक जगह ठहर जाती है, वहां पर मिट्टी ठहरने के बाद में कोई आकृति बनती है मिट्टी की, उसे क्या कहते हैं? हम बालू का स्तूप कहते हैं दोस्तों। अब इसको हम अपनी भाषा में धोरे भी बोलते हैं, कोई टीले भी बोलते हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग कहा जा सकता है। तो हम भाषा के आधार पर देखें तो इनको बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र मरुस्थल है वो राजस्थान में 41.5% है। जैसे हम कह सकते हैं पथरीला मरुस्थल जो है, पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है 41.5% के लगभग। ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन क्षेत्रों में ज्यादा फैला हुआ है। पथरीले मरुस्थल को हम्माद भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हम्माद कहते हैं।
दूसरा आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ये तो मुक्त है, मतलब है ही नहीं बालू का स्तूप। एक में बालू का स्तूप है, मैंने बता दिया बालू का स्तूप क्या है ना। बालू का स्तूप से युक्त क्षेत्र जो है मरुस्थल में वो कितने प्रतिशत है? 58.5%। यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कहें तो 58.5% जो है वो क्या है? बालू का स्तूप। अब इसमें बालू का स्तूप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और ये ज्यादातर किन किन जिलों में पाए जाते हैं, उनकी चर्चा। बालू का स्तूपों के प्रकारों की बात करें तो बालू का स्तूपों के प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आकृति के आधार पर बताया है। पैराबोलिक है, बरखान है, जिनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, जिनको भी हम कह सकते हैं। बाकी अन्य कई प्रकार के ये बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य है। तो हम इनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।